नमस्कार साथियों, सरोकार शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं गणेश योगी हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। साथियों, हम कंप्यूटर की एक बेहतरीन क्लासेस है, उस क्लासेस को आज करने वाले हैं। क्यों करने वाले हैं? मैं आज क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आज हम कंप्यूटर की जनरेशंस पढ़ेंगे। कल हमने कंप्यूटर की बेसिक जानकारी प्राप्त करी थी जनरेशन से संबंधित। यानी फर्स्ट जनरेशन का टाइम कब से कब तक का था, सेकंड का कब से कब तक का है, थर्ड का कब से कब तक का है, फोर्थ का कब से कब तक का है। इन सभी बातों के बारे में हमने चर्चा करी थी। और आज जो है हम उसी अध्याय को आगे बढ़ाते हुए आज हम इस क्लास को आगे करने वाले हैं। तो बिल्कुल मेरे साथ में पेन कॉपी उठाइए और मेरे साथ में नोट्स बनाते हुए आपको चलना है। साथियों, अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, सबसे पहले है कि जनरेशन है, पीढ़ी है। इस पीढ़ी को हमने कितने भागों में हमने विभाजित किया है? तो कंप्यूटर की जो पीढ़ी है, इस पीढ़ी को हमने 5 भागों में विभाजित किया है, या कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां होती है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि जो इन पीढ़ियाँ है, इन पीढ़ीज का कार्यकाल कब से कब तक का है, तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना होगा कि जो प्रथम पीढ़ी है, इस प्रथम पीढ़ी का जो कार्यकाल है, ये कार्यकाल है 1942 से लेकर के 1954। सेकंड पीढ़ी का जो कार्यकाल है 1955 से लेकर के 1964। थर्ड पीढ़ी का जो कार्यकाल है 1965 से लेकर के 1975। फोर्थ जो पीढ़ी है, इस फोर्थ पीढ़ी का जो कार्यकाल है, वो कार्यकाल कब से कब तक का है? 1975 से लेकर के 1989 तक। यानी, और हम बात करते हैं पांचवी पीढ़ी का, तो इन पांचवी पीढ़ी का जो कार्यकाल है, वो कार्यकाल कब से कब तक का है? तो 1989 से लेकर के वर्तमान तक। कब तक? वर्तमान तक इनका कार्यकाल है। ठीक है। अब हम आज जो बात करेंगे, वो आज इन सभी पीढ़ियों के बारे में बात करेंगे, डिटेल से चर्चा करेंगे कि किस पीढ़ी के अंतर्गत क्या हुआ है, इस पीढ़ी के अंतर्गत कौन सा मेमोरी का यूज किया गया है, किस प्रोसेसर का यूज किया गया है, कौन सी लैंग्वेज थी, ठीक है, कौन कौन से कंप्यूटर थे, उन सभी के बारे में आज हम बात करेंगे। बिल्कुल, आज शुरुआत हम करते हैं हमारी जो प्रथम पीढ़ी है, इस प्रथम पीढ़ी से। साथियों, हम बात करते हैं यहाँ पर कि जो हमारी प्रथम पीढ़ी है, इस प्रथम पीढ़ी का जो कार्यकाल है, तो कार्यकाल कब से कब तक का है? आप कहोगे सर, प्रथम पीढ़ी का जो कार्यकाल है, एक है 1942 से लेकर के 1954 तक। ठीक है। आगे अब बात करते हैं कि ये जो प्रथम पीढ़ी है, इस प्रथम पीढ़ी में प्रोसेसर के लिए किसका यूज किया गया था? तो यहाँ पर जो है प्रोसेसर, इस प्रथम पीढ़ी में प्रोसेसर के लिए निर्वात वल्व, कौन सा वल्व है? निर्वात वल्व। इस निर्वात वल्व का यूज किया गया था, और निर्वात वल्व को ही कहा जाता है वैक्यूम ट्यूब। कौन सी ट्यूब कहा जाता है? वैक्यूम ट्यूब। ठीक है। निर्वात वल्व को ही क्या कहा जाता है? वैक्यूम ट्यूब इसे कहा जाता है। इसका यूज किया गया था कौन सी पीढ़ी के अंतर्गत? इस प्रथम पीढ़ी के अंतर्गत। अगर हम बात करते हैं कि सर ये वैक्यूम ट्यूब होता कैसे है, तो ये आप देख लो। ठीक है। ये आपको जो दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है? वैक्यूम ट्यूब। यानी इसी को ही हम बोलते हैं कौन सा? निर्वात वल्व। ये इस प्रकार का होता है। तो इस प्रोसेसर का यूज किया गया था प्रथम पीढ़ी के अंतर्गत। ये आपको ध्यान में रखना है कि इसकी डिजाइन कैसी है। तो इसकी ये डिजाइन है। आगे साथियों हम बात करते हैं कि ये जो निर्वात बल्ब होते हैं, या हम कहते हैं कि वैक्यूम ट्यूब होते हैं, ये किसके बने होते हैं? यानी ये निर्वात बल्ब और जो वैक्यूम ट्यूब है, ये बने किसके होते हैं? तो साथियों, ये जो है, ये कांच के फिलामेंट के बने होते हैं। ये किसके बने होते हैं? तो कांच के जो फिलामेंट है, यानी उस कांच के फिलामेंट के बने होते हैं। क्या बने होते हैं? हमारे निर्वात बल्ब या वैक्यूम ट्यूब। आगे हम बात करते हैं कि
ये जो निर्वात बल्ब है, ये निर्वात बल्ब किसके बने हैं? तो आप कहोगे सर ये कांच के बने हैं। तो यहाँ पर हमें ध्यान में रखना है कि अगर ये कांच के बने हैं, यानी एक तरह से हम कहें कि जो हमारे घरों के अंतर्गत जो यूज किया जाता है, किसका यूज किया जाता है? जो हमारा 100 वाट का जो बल्ब है, उस 100 वाट के बल्ब का जो यूज किया जाता है ना, उसी तरह का होता है ये निर्वात बल्ब। अब उसको जब हम लगाते हैं तो होता क्या है होता क्या है कि एक तो उससे ऊष्मा अधिक उत्पन्न होती है और बिजली की जो खपत है वो खपत ज़्यादा होती है, यानी वो बिजली ज़्यादा खर्च करता है और ऊष्मा अधिक उत्पन्न करता है। कौन सा? जो हमारा ओरिएंट बल्ब आता है वो। साथियों, ठीक इसी प्रकार से ये जो कंप्यूटर में यूज किया गया है प्रथम पीढ़ी के अंतर्गत निर्वात बल्ब या वैक्यूम ट्यूब, ठीक इसी प्रकार से ये भी क्या करता है? ऊष्मा अधिक उत्पन्न करता है और बिजली अधिक अधिक खर्च करता है। कौन सा है हमारा? ये निर्वात बल्ब या वैक्यूम ट्यूब। अब ये जो है ये क्या करते हैं कि ऊष्मा अधिक उत्पन्न करते हैं, यानी प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर अधिक ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। अधिक ऊष्मा अधिक ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। अधिक ऊष्मा उत्पन्न करते क्या करते हैं? अधिक ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर? ये प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर। आगे अगर हम बात करते हैं कि ये जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर में कौन सी भाषा का यूज किया गया था? तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि इस पीढ़ी के अंतर्गत किस भाषा का यूज किया गया था, तो यहाँ पर एक भाषा है और उस भाषा को हम कहते हैं यहाँ पर कौन सी भाषा? बाइनरी भाषा। कौन सी भाषा? बाइनरी भाषा। यहाँ पर बाइनरी भाषा का प्रयोग किया गया और बाइनरी भाषा को कहते हैं हम मशीनी भाषा। कौन सी भाषा साथियों? मशीनी भाषा। इस बाइनरी भाषा का और मशीनी भाषा का यूज किया गया था कौन सी पीढ़ी के अंतर्गत? इस प्रथम पीढ़ी के अंतर्गत। और बाइनरी भाषा या मशीनी भाषा होती है, इसी को कहा जाता है लो लेवल लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज? यानी निम्न स्तरीय लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज है। इस लो लेवल लैंग्वेज का यूज किया गया था कौन सी पीढ़ी के अंतर्गत? इस प्रथम पीढ़ी के अंतर्गत। और वो लो लेवल लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज है? मशीनी भाषा या बाइनरी भाषा, इनको कहा जाता है लो लेवल लैंग्वेज। आगे हम बात करते हैं कि ये जो प्रथम पीढ़ी है, इस प्रथम पीढ़ी के अंतर्गत इस प्रथम पीढ़ी के अंतर्गत साथियों, अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि ये जो हमारी प्रथम पीढ़ी है, इस प्रथम पीढ़ी के अंतर्गत मेमोरी के लिए, ठीक है, यहाँ पर जो मेमोरी है, इस मेमोरी के लिए इसका यूज किया गया था। तो यहाँ पर जो मेमोरी के लिए मैग्नेटिक, इसका यूज किया गया था मेमोरी के लिए पर मैग्नेटिक ड्रम। मैग्नेटिक ड्रम का यूज किया गया था किसके अंतर्गत? इस प्रथम पीढ़ी के अंतर्गत। आगे हम अगर बात करते हैं तो ये प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर आकार में बड़े, आकार में बड़े तथा इनकी आकार में बड़े तथा इनकी जो गति है वो गति कैसी थी? तथा इनकी जो गति है वो गति कैसी थी साथियों? धीमी। तथा इनकी गति कैसी थी? धीमी थी। कौन से कंप्यूटर की? प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर। यानी हम मान लो अगर हमारा एक पूरा का पूरा होल है, अब उस होल के अंतर्गत भाई साहब हम 100 बल्ब लगा दे। कौन से बल्ब? निर्वात बल्ब या वैक्यूम ट्यूब। अगर हम 100 बल्ब लगाएं
तो 100 बल्ब लगाने पे भाई साहब उसका आकार बड़ा हो जाता है। जब उसका आकार बड़ा होगा ना, तो जिसका आकार बड़ा होता है तो उसकी जो गति है, स्पीड है, स्पीड भी कैसी रहती है, कम रहती है। कैसे? एक जो लड़का है आर्मी की जो भर्ती हुई, अब उस भर्ती के अंतर्गत जो फिजिकल था, अब उस फिजिकल के अंतर्गत सबसे पहले दौड़ होती है। अब उस दौड़ में एक है 70 किलो का और एक है भाई साहब 110 किलो का, है ना। एक लड़के का वजन है 70 किलो और एक लड़की का वजन है 110 किलो। अब इन भाई साहब दोनों में रेस हम करेंगे, तो इन दोनों में रेस करेंगे तो जीतेगा कौन है? हाँ, तो आप कहोगे सर जीतेगा तो 70 किलो वाला ही, 110 वाला तो वैसे नहीं जीतेगा, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से जब इनके आकार बड़े हैं, तो आकार जब बड़ा होता है तो उसकी गति भी कैसी होती है, धीमी होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे हम बात करते हैं कि इस पीढ़ी की जो अंतर्गत इनपुट के लिए और आउटपुट के लिए किसका यूज किया गया था। यानी ये जो प्रथम पीढ़ी है, इस प्रथम पीढ़ी में इनपुट के लिए और आउटपुट के लिए किसका यूज किया गया था। तो यहां पर इनपुट एंड आउटपुट के लिए, इनपुट और आउटपुट के लिए किसका यूज किया गया था? पंच कार्ड। पंच पुट और आउटपुट के लिए किसका यूज किया गया था? पंच कार्ड का उपयोग। पंच कार्ड का जो उपयोग है, वो उपयोग किसके किया गया था, किसके लिए? इनपुट और आउटपुट के लिए। आगे अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि ये जो प्रथम पीढ़ी है, इस प्रथम पीढ़ी के अंतर्गत कौन कौन से जो कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर का यहाँ पर यूज किया गया था, कौन कौन से कंप्यूटर यहाँ पर बने थे। तो सबसे पहले जो कंप्यूटर आता है वो आता है हमारा एनईए। कौन सा कंप्यूटर आता है? एनईए के कंप्यूटर आता है। और एनईए के बाद में एक और कंप्यूटर है, उसको एडवेक कंप्यूटर कहा जाता है। और एक और कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर को कहा जाता है यूनिवेक। कौन सा कंप्यूटर है? यूनिवेक। यूनिवेक कंप्यूटर है। कंप्यूटर का यहाँ पर विकास हुआ था कौन सी पीढ़ी के अंतर्गत? ये प्रथम पीढ़ी के अंतर्गत। अब हम इनके बारे में बात करेंगे कि एनएक क्या है, एडवेक क्या है और यूनिवेक क्या है। बिल्कुल, आगे चले भाई। अरे चले क्या, आगे चले क्या बताइए। हाँ बिल्कुल, आगे हम चलते हैं। ठीक है? यानी अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हमारा जो कंप्यूटर है वो कौन सा कंप्यूटर है? वो है हमारा एनईए। ये जो एनईए के कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर के बारे में हम कुछ बातें करेंगे, ठीक है। डिटेल से जानेंगे हम कि एनईए के कंप्यूटर क्या है। एनईए के कंप्यूटर के बारे में सर्वप्रथम जानकारी, तो जानकारी क्या है कि ये जो कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ था? तो इसका जो आविष्कार है साथियों, वो हुआ है 1946 ईस्वी के अंतर्गत। आगे अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि ये जो प्रथम पीढ़ी है, इस प्रथम पीढ़ी के अंतर्गत जो ये कंप्यूटर था हमारा एनिएक, इसका आविष्कार 1946 ईस्वी में हुआ है। आगे इसके संबंध में अगर हम बात करते हैं कि सर हमें ये बताइए कि ये जो कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेट इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर, एनए का पूरा नाम है। आगे अगर हम यहाँ पर जाने कि ये जो कंप्यूटर बनाया है, इस कंप्यूटर को बनाने वाले कौन थे, इसके आविष्कारक कौन थे। तो साथियों, इसके जो आविष्कारक है, वो आविष्कारक कौन है? इसके आविष्कारक है जे एकर्ट। जे एकर्ट व जॉन मार्शल। जे एकर्ट व जॉन मार्शल नाम की दो वैज्ञानिक है। उन्होंने इसका आविष्कार किया था किस कंप्यूटर का? एनईए के कंप्यूटर का। आगे हम बात करते हैं
कि ये जो ENIAC कंप्यूटर है, इस ENIAC कंप्यूटर को कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है विश्व का प्रथम। इसे क्या कहा जाता है साथियों? इसे कहा जाता है विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। इसे विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, इसे विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो ENIAC कंप्यूटर था, ये पूर्ण तरीके से बिजली से चलने वाला कंप्यूटर था, पहला कंप्यूटर। तो विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का दर्जा किसे दिया गया है? ENIAC। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ठीक। और वो क्वेश्चन क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से वो क्वेश्चन यहाँ से हम बन रहा है। और वो कौन सा है कि आधुनिक कंप्यूटर की शुरुआत कब हुई? जो हमारे आधुनिक कंप्यूटर है, उस आधुनिक कंप्यूटर की शुरुआत, ठीक है, आधुनिक जो हमारे कंप्यूटर, आधुनिक कंप्यूटर, आधुनिक कंप्यूटर शुरुआत, आधुनिक कंप्यूटर की शुरुआत कब हुई? के आधुनिक कंप्यूटर की शुरुआत कब हुई? ये एक क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर से वो आपको देना है। और इसका आंसर से क्या है? आप कहोगे सर 1946, यानी 1946 ईस्वी के अंतर्गत आधुनिक कंप्यूटर की शुरुआत हुई थी। क्योंकि आधुनिक कंप्यूटर जो बना था वो कौन सा है? ENIAC। आधुनिक यानी वर्तमान की जो कंप्यूटर है, वो वर्तमान के कंप्यूटर लाइट से चलते हैं। वर्तमान के कंप्यूटर जैसी उसकी डिजाइन थी, तो वो कौन सा कंप्यूटर था? वो था ENIAC। ठीक है, यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन से ये जो आता है, वो आता है कि इनके जो आविष्कारक है, वो आविष्कारक से संबंधित हमें इनको याद कैसे रखना है। तो साथियों, आपको यहाँ पर जो है ध्यान में रखनी है एक छोटी सी ट्रिक है। और वो ट्रिक क्या है भाई साहब? वो ट्रिक ये है, आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है जे जे। क्या ध्यान में रखना है आपको? आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है जे जे। जे जे यानी जय जयकार हो गई थी, कुछ किए बगैर ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो यहाँ पर जय जय हो गई थी। जय जय कैसे? क्योंकि यहाँ तक जो हमने पढ़ा था, उससे पहले के जितने भी कंप्यूटर थे, वो सारे के सारे मैकेनिकल कंप्यूटर थे, वो यांत्रिक कंप्यूटर थे। लेकिन ये जो हमने पढ़ा है ENIAC कंप्यूटर, ये कौन सा कंप्यूटर है? ये इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। आपको इतना ध्यान में रखना है। तो जैसे जब पहली बार किसी गांव के अंतर्गत, भाई साहब किसी भी गांव के अंतर्गत कोई भी सरकारी नौकरी नहीं है। अब भाई साहब नौकरी तो सभी करते हैं, लेकिन जिसकी सरकारी नौकरी नहीं है ना, तो उस गांव की इतनी रेपुटेशन से नहीं होती, उस गांव की इतनी इज्जत नहीं होती। अब भाई साहब किसी भी गांव के अंतर्गत सरकारी नौकरी लगी है, और वो लगी कैसे है? प्रथम बार, यानी फर्स्ट बार किसी गांव के अंतर्गत सरकारी नौकरी लगी है, तो उस गांव की जय जयकार होगी या नहीं होगी? अरे मुझे बताइए। बिल्कुल, है ना। तो उसकी जो जय जयकार है, वो उस गांव की जय जयकार होती है, उस बच्चे की जय जयकार होती है जिसने अपने पिता के सपनों को पूरा किया है, जिसने अपनी माँ के सपनों को पूरा किया है, जिसने अपने पिता की जो मेहनत है, उस मेहनत को अपना मोटिवेशनल कोट्स बनाया है। और जिस माँ के हाथों में छाले पड़े हैं, जिस माँ के पैरों में छाले पड़े हैं, उन छालों को अपना एक क्या कहते हैं कि मोटिवेशनल उनसे प्राप्त करी है, उनसे मोटिवेट हुआ है, और उस माँ बाप का नाम रोशन किया है, तो उसकी जय जयकार तो होगी ही। तो इसी प्रकार से आपको अगर मेहनत करनी है, तो ध्यान में रखना, आपको दो तस्वीर अपने रूम में सजा के रखनी है। एक किसकी तस्वीर है? एक आपकी माँ की, और एक आपके पिता की। ठीक है, और इनको याद रखना, इनकी मेहनत को याद रखना। आप जब भी डिमोटिवेट होते हो ना, तो इनकी
जो सपने हैं उस सपनों को याद रखना, ये आपकी माँ आपका इंतजार करती है। इंतजार कैसे? आपके हर जो फेस्टिवल्स होता है, हमारे भारतीय परंपरा के अनुसार, हमारे जो भारत के अंतर्गत हर महीने में एक ना एक त्योहार आते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारी स्टूडेंट लाइफ ऐसी है सर, हम पहुंच नहीं पाते हैं। तो उस माँ के सामने क्या बीतती होगी, जो उसका बच्चा वो खुद मिठाइयाँ खाते हैं, अच्छे भोजन बनाते हैं, अच्छा भोजन खाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, लेकिन उनका बच्चा बाहर रहता है, पता नहीं टाइम से खाना खाता है नहीं खाता है, ये सोच करके। हाँ, लेकिन माँ है, वो माँ तो यही सोचेगी पता नहीं खाना खाया है नहीं खाया है। अब बेटा है, वो बेटा तो होटल में जाके खाना खाएगा, ठीक है ना। तो उस माँ के अंदर जो ऐसी भावना पैदा होती है कि आज अगर मेरा बेटा गांव आ जाए तो मैं उसको अच्छा खाना खिलाऊं, लेकिन आप गांव पहुंचते नहीं हो। आपका एक ही टारगेट है, और वो टारगेट क्या है? सरकारी नौकरी, ठीक है। आप आपके सपनों को साकार करते हो, उसके बाद में आप जब गांव जाते हो ना, तो आपकी एक तरह से क्या होती है? जय जय। क्या होती है? जय जय कार होती है। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आपको हमेशा है वो हमेशा ही क्या रखनी है? कोशिश रखनी है। ये जो वर्ड अगर आपके अंदर है, मेहनत, डिसिप्लिन के साथ में आपने अगर मेहनत करना प्रारंभ कर दिया है ना, आपको जब लगे कि मुझे किसी भी रिश्तेदार से कोई प्रेम नहीं है, मुझे मेरे गांव में मन नहीं लगता, मेरे रिश्तेदारों में मन नहीं लगता, ठीक है ना, मुझे सिर्फ एक ही चीज में मन लगता है, वो है मेरी किताब। किताब, मेरा कमरा, बस मेरी टेबल है, और इसके अलावा मुझे और कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो साथियों, ध्यान में रखना कि आपका इतिहास लिखा जाने वाला है, आपका तकदीर यानी बहुत जल्द बदलने वाला है, जब आपको ऐसा लगे ना। लेकिन वो कब लगेगा? वो आप निरंतर मेहनत करोगे। अगर मेहनत नहीं करोगे ना, तो उल्टे सीधे ख्याल आएंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है, ध्यान में आपको क्या याद रखना है कि जय जय हो गई थी कब? 1946 के अंतर्गत, ठीक है। अब आगे चलते हैं। हमारा जो अगला कंप्यूटर है, वो अगला कंप्यूटर कौन सा है? वो है हमारा एडवेक कंप्यूटर, ठीक है। अगला कंप्यूटर कौन सा है हमारा? एडवेक, ठीक है। ये एडवेक जो कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर के बारे में सर्वप्रथम जानकारी, वो जानकारी ये है कि इसका आविष्कार कब हुआ है। तो इसका जो आविष्कार हुआ है 1949 ईस्वी के अंतर्गत। आगे हम बात करते हैं कि इसके इन्वेंटर कौन है, ठीक है। तो इसके इन्वेंटर है वो कौन है? डॉक्टर जॉन वॉन न्यूम, ठीक है। इसके जो इन्वेंटर है, वो इन्वेंटर कौन है? डॉक्टर जॉन वॉन न्यूम, है जॉन वॉन न्यूमोन। डॉक्टर जॉन वॉन न्यूमोन इसके कौन है? आविष्कारक। आगे अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि ये जो कंप्यूटर है कौन सा? एडवेक कंप्यूटर, ये विश्व का प्रथम स्टोर प्रोग्राम के सिद्धांत पर कार्य करने वाला कंप्यूटर है। यानी यह विश्व का प्रथम, यह विश्व का प्रथम स्टोर प्रोग्राम के सिद्धांत पर, स्टोर स्टोर प्रोग्राम के सिद्धांत पर, स्टोर प्रोग्राम के सिद्धांत पर कार्य करने वाला, कार्य करने वाला कंप्यूटर है।
स्टोर प्रोग्राम के सिद्धांत पर कार्य करने वाला कंप्यूटर कौन सा? ये हमारा एडवेक। आगे यानी स्टोर प्रोग्राम के सिद्धांत पर कैसे, इसमें हम डेटा को स्टोर करने लगे थे। स्टोर प्रोग्राम के सिद्धांत पर कार्य करने वाला ये पहला कंप्यूटर। आगे हम बात करते हैं, ये जो कंप्यूटर है ये एडवेक कंप्यूटर, इस एडवेक का पूरा नाम क्या है? तो इसका जो पूरा नाम है साथियों, वो पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिएट इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिएट वेरिएबल वेरिएबल ऑटोमेटिक वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है। आगे यहाँ से जो डॉक्टर जॉन वॉन न्यूमैन है, इनके बारे में कहा जाता है। ठीक है, ये नोट करके आपको यहाँ पर लिखना है। जो डॉक्टर जॉन वॉन न्यूमैन, इन्हें कहा जाता है कि इन्होंने कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान दिया है। यानी जो कंप्यूटर का विकास हुआ है उसमें सर्वाधिक जो योगदान है, वो योगदान इन्हीं का ही है, डॉक्टर जॉन वॉन न्यूमैन का है। तो यहाँ पर इनके बारे में हमें डॉक्टर जॉन वॉन डॉक्टर जॉन वॉन न्यूमैन न्यूमैन को कंप्यूटर के विकास में कंप्यूटर के विकास में कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक सर्वाधिक योगदान सर्वाधिक योगदान देने के लिए जाना जाता है। यानी इन्हें किन के रूप में जाना जाता है? उन्होंने कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान दिया था। किन्होंने? डॉक्टर जॉन वॉन न्यूमैन ने। ठीक है? आपको ये बातें ध्यान। आगे हमारा जो एक और अगला कंप्यूटर है, वो कंप्यूटर कौन सा है? यूनिवेक। क्या वो कौन सा कंप्यूटर है लाडलो? वो है हमारा यूनिवेक यूनिवेक कंप्यूटर। तो यूनिवेक कंप्यूटर है, इसके बारे में सर्वप्रथम जानकारी, इसका आविष्कार कब हुआ? 1951 के अंतर्गत। आगे इसके जो आविष्कारक है, वो आविष्कारक कौन है? तो इसके जो आविष्कारक है, वो आविष्कारक है जे एकर्ट व जॉन मार्शल। ठीक है? जे एकर्ट व जो जॉन मार्शल हैं, जॉन मार्शले ने ही क्या किया है? इसका आविष्कार किया है। और इनके संबंध में आपको एक चीज मैंने कि आपको ध्यान में क्या रखना है, जे जे ध्यान में। आगे अगर हम बात करते हैं, ये जो कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर को कहा गया है कि ये जो कंप्यूटर कौन सा? यूनिवैक। यह विश्व का प्रथम यह है विश्व का प्रथम विश्व का प्रथम व्यावसायिक यह है विश्व का प्रथम व्यावसायिक कंप्यूटर। यह विश्व का प्रथम व्यावसायिक कंप्यूटर था। क्या है? कौन सा कंप्यूटर हमारा? बैग। आगे जो यूनिवैक है, इस यूनिवैक का पूरा नाम क्या है? इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है यूनिवर्सल यूनिवर्सल ऑटोमेटिक
यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर कौन सा है हमारा है आविष्कार कब हुआ 1950 कौन है जे एकर्ट व जॉन मोसले, हमें शॉर्ट रूम में याद रखना है जे ठीक है। स्टोर प्रोग्राम के सिद्धांत पर कार्य करने वाला कौन सा है हमारा एडवेक, ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है तो विश्व का प्रथम व्यावसायिक कंप्यूटर, यानी इस कंप्यूटर को सर्वप्रथम जो व्यवसाय के लिए या वाणिज्यिक रूप से जो यूज में लिया गया था कौन सा कंप्यूटर, वो है हमारा हमारा यूनिवेक कंप्यूटर। आगे चलते हैं, ठीक, ये हमारी प्रथम पीढ़ी से संबंधित पर बात करिए। अब हम चलते हैं हमारी सेकंड पीढ़ी है, इस सेकंड पीढ़ी के अंतर्गत साथियों हमारी जो सेकंड पीढ़ी है, इस सेकंड पीढ़ी का जो कार्यकाल है वो कार्यकाल कब से कब तक का है, इसका जो कार्यकाल है 155 से लेकर के 164, यानी 1955 से लेकर के 1964 कार्यकाल है इसका, ये हमारी सेकंड। अब यहाँ पर जो सर्वप्रथम जो हमसे यहाँ पर पूछा गया है या हमने पढ़ा है कल की क्लास में, तो यहाँ पर प्रोसेसर के लिए किसका यूज किया गया था, तो यहाँ पर प्रोसेसर के लिए साथियों यूज किया गया था इसका ट्रांजिस्टर का, इसका यूज किया गया था ट्रांजिस्टर का, यहाँ पर यूज किया गया था कौन सी पीढ़ी के अंतर्गत, ये सेकंड पीढ़ी के अंतर्गत। अब हम जानेंगे कि ट्रांजिस्टर से कैसे हैं भाई साहब, ये जो ट्रांजिस्टर है ना, ट्रांजिस्टर कहते हैं, हाँ पहले ये देख लो कि हमारा जो एनईए कंप्यूटर है, ये एनईए कंप्यूटर कौन सा है, ये आपके सामने जो दिखाई दे रहा है ना, ये बिल्कुल एनईए के कंप्यूटर, ठीक है, कौन सा कंप्यूटर, ठीक। आगे हम बात करते हैं तो ये कौन सा कंप्यूटर है, ये एडवेक कंप्यूटर, कौन सा कंप्यूटर साथियों, ये एडवेक कंप्यूटर है। और ये जो कंप्यूटर है ये हमारा कौन सा कंप्यूटर है, यूनिवेक, ठीक है। ये जो हमको डिजाइन है यहाँ पर दिखाई, ये उसी कंप्यूटर की कौन सा यूनिवेक कंप्यूटर की। अब हमारा यहाँ पर कंसेंस है कौन सा है कि हमारा जो ये इस पीढ़ी के अंतर्गत किसका यूज किया गया था, यहाँ पर जो यूज किया गया था वो किसका यूज किया गया था, ट्रांजिस्टर्स का। और ट्रांजिस्टर्स कैसे होते हैं, ये आपके सामने जो दिखाई दे रहे हैं ना, ये नहीं, ये मेमोरी है, ये नहीं है, कौन से हैं ये वाले ट्रांजिस्टर्स, ये वाले ट्रांजिस्टर्स, इन ट्रांजिस्टर्स का यूज किया गया था इसी पीढ़ी में, सेकेंड पीढ़ी के अंतर्गत। अब हम इसी के बारे में बात करेंगे, हमारी किस पीढ़ी के, हमारी कौन सी पीढ़ी, सेकेंड पीढ़ी, इसमें किसका यूज किया गया था, सेकेंड। आगे कि ये जो ट्रांजिस्टर्स है, इस ट्रांजिस्टर्स का आविष्कार, इसका जो आविष्कार है वो आविष्कार किसने किया, तो इसके जो आविष्कारक है वो आविष्कारक है साथियों, वो कौन है, विलियम सांकले, विलियम सांकले व जॉन वर्डिन, कौन है, विलियम सांकले व जॉन वर्डिन आविष्कारक है किसके, इस ट्रांजिस्टर्स के। ये ट्रांजिस्टर्स है क्या, ये ट्रांजिस्टर्स है क्या, तो साथियों ये जो ट्रांजिस्टर्स है ये एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है, यानी ट्रांजिस्टर एक एक क्या है, सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर डिवाइस है। ट्रांजिस्टर्स क्या है, ये एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है। आगे अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि ये जो सेकंड पीढ़ी है, इस सेकंड पीढ़ी के अंतर्गत किस भाषा का प्रयोग किया गया था, यहाँ पर भाषा कौन सी थी। प्रथम पीढ़ी के अंतर्गत साथियों हमने मशीनी भाषा है, बाइनरी भाषा को पढ़ा है, और ये जो सेकंड पीढ़ी है, इस सेकंड पीढ़ी के अंतर्गत एक भाषा है और उस भाषा को कहा जाता है असेंबली भाषा। ये जो असेंबली भाषा है, इस असेंबली भाषा का यूज किया गया था सेकंड पीढ़ी के अंतर्गत। और ये जो असेंबली भाषा होती है वो ये कौन सी लैंग्वेज होती है, यानी ये लैंग्वेज होती है लो लेवल लैंग्वेज, यानी निम्न स्तरीय
लो लेवल लैंग्वेज होती है, निम्न स्तरीय लैंग्वेज होती है। कौन सी? ये हमारी असेंबली भाषा। अब हमारा जो कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर क्या करता है, ये हमारा भाई साहब कंप्यूटर। अब ये जो कंप्यूटर महोदय है ना, ये कौन सी भाषा को समझता है? ये सिर्फ और सिर्फ मशीनी भाषा को समझता है। कौन सी भाषा को समझता है? मशीनी भाषा को समझता है। अब ये जो असेंबली भाषा है, अब इस असेंबली भाषा को कैसे समझेगा? तो साथियों, मेरे साथियों, बच्चों, ये जो असेंबली भाषा है, इस असेंबली भाषा को क्या किया जाता है? चेंज किया जाता है। किसके द्वारा? असेंबलर के द्वारा, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स के द्वारा। यानी मान लो कोई भी एक राजनेता है, यानी हमारा एक कोई भी मंत्री जी है। अब वो मंत्री जी भाई साहब क्या करने गए हैं? यात्रा पर गए हैं। कहाँ की यात्रा? साउथ की। यानी मान लो भाई साहब यहाँ चेन्नई गए हैं, या मद्रास गए हैं, या कहीं पर गए, यानी वो साउथ में गए, साउथ में यात्रा के लिए गए कोई भी कांग्रेस का एक राजनेता। अब कांग्रेस का जो राजनेता है वो साउथ की यात्रा पर गया है, तो भाई साहब उसको यहाँ पर भाषण देने, क्या देने हैं? भाषण उसे देने हैं। अब भाषण उसे देने हैं, उसे बोलना है कि आपको हमें वोट देना चाहिए। ठीक है, हम आपके लिए जी जान से मेहनत कर रहे हैं, अच्छी अच्छी योजनाएं हम निकालेंगे, हम आपका कर्जा माफ करेंगे। ये बहुत सारी स्कीम्स वो निकालते हैं और उन्हीं के बारे में यहाँ पर बताते हैं। तो जो मंत्री जी है, ये मंत्री जी बोलेंगे किस में? मंत्री नहीं, इसको इन्हें क्या बोलेंगे? मंत्री जी। ठीक है, अब ये जो मंत्री जी है, ये भाषण देंगे भाई साहब या तो इंग्लिश में या हिंदी में। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि मंत्री जी है, इन मंत्रियों में से 80% जो मंत्री जी है उन्हें लैंग्वेज आती होगी इंग्लिश, जो बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये जो मंत्री जी है ना, इन मंत्री जियों को केवल 20% है। आप ऐसे मत बोलना कि सर आपने क्या बोल दिया। 20% है उन, वो इंग्लिश में बात कर सकते हैं, बाकी नहीं कर सकते। बाकी तो आप जानते हो कि मंत्री जी है कैसे, है ना। हमारे तो है मंत्री जी, हमें तो नहीं चुनकर भेजते हैं, तो हमें पता है। अब भाई साहब ये जो मंत्री जी भाषण देंगे, तो यहाँ पर इनके बीच में एक और लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स के लिए एक व्यक्ति को बुलाया जाता है। और जो मंत्री जी हिंदी में बोलते हैं ना, वो क्या करता है कि उस हिंदी की जो भाषण को सुनता है, और सुनने के बाद में उनकी जो भाषा है ना, उस भाषा में बोलता है। क्या करता है? उस भाषा में बोलता है कि मंत्री जी ये बोलना चाह रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से, जिस प्रकार से हमारे साउथ वाले भाई है वो हिंदी को नहीं समझते, ठीक है, ठीक उसी प्रकार से हमारे जो ये कंप्यूटर महोदय हैं, ये क्या करते हैं? ये एक ही भाषा को समझते हैं, ये मशीनी भाषा। और उस भाषा का नाम है मशीनी भाषा। कौन सी भाषा है? मशीनी भाषा। और मशीनी भाषा को ही कहा जाता है बाइनरी भाषा। कौन सी भाषा उसे कहा जाता है? बाइनरी भाषा। तो ये क्या करते हैं? ये मशीनी भाषा को या असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में चेंज करते हैं ना, तो वो किसके द्वारा चेंज किया जाता है? वो एक भाषा अनुमोदक होता है, और उसे बोलते हैं असेंबलर। इसके द्वारा, तो असेंबलर के द्वारा जो क्या किया जाता है, ये असेंबली भाषा को किस में चेंज किया जाएगा? मशीनी भाषा के अंतर्गत चेंज किया जाएगा। आगे हम अगर बात करते हैं, यहाँ पर जो है ये थर्ड पीढ़ी है। इस थर्ड पीढ़ी के अंतर्गत जो मेमोरी है, इस यहाँ पर कौन सी मेमोरी का यूज किया गया था? यहाँ पर एक मेमोरी है, और वो मेमोरी कौन सी है यहाँ पर साथियों? मैग्नेटिक कोर। ठीक है, कौन सी कोर है? मैग्नेटिक कोर। मैग्नेटिक कोर का यूज किया गया था कौन सी पीढ़ी के अंतर्गत? सेकेंड पीढ़ी के अंतर्गत मेमोरी के लिए। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, तो एग्जाम्पल कौन कौन से कंप्यूटर के? तो यहाँ पर बहुत सारे कंप्यूटर के एग्जाम है। IBM 70, ठीक है, IBM 1400, IBM 1600, IBM 1608,
बहुत सारे कंप्यूटर है। इन कंप्यूटर का यहाँ पर यानी कंप्यूटर का यहाँ पर विकास हुआ था कौन सी पीढ़ी के अंतर्गत? सेकेंड पीढ़ी के अंतर्गत। सेकेंड पीढ़ी के अंतर्गत दो चीजें मैंने, एक यहाँ पर कि किसका यूज किया गया था, तो यहाँ पर प्रोसेसर के लिए ट्रांजिस्टर्स का यूज किया गया था। ट्रांजिस्टर्स का आविष्कार किसने किया? विलियम शाक्ले व जॉन वर्डे ने। ट्रांजिस्टर्स एक क्या है? तो ये एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है। और यहाँ पर कौन सी भाषा का यूज किया गया था? असेंबली भाषा का यूज किया गया था। तो ये सारी चीजें हैं, सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है साथियों, आज हम इतना ही करेंगे। कल की क्लास में हम इससे आगे का पढ़ेंगे। तब तक आप सभी को ऑल दी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।